Yes, good evening, all of you. Good evening. Yes, very good evening. Very good evening. Okay, तो पिछली क्लास में हमने ऑपरेटर्स तक देख लिया था। आज हम लोगों को देखना है डिसीजन कंट्रोल। चलिए, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, हाउ टू टेक मल्टीपल इनपुट इन सिंगल कोड। यस, इसके बारे में भी सीखेंगे। अभी हम लोग इनपुट फंक्शन की मदद से एक डेटा ले रहे हैं और उसको डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करा रहे हैं कन्वर्जन फंक्शन से, है ना। अभी आप कुछ समय तक ऐसे ही करेंगे। उसके बाद मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि हमें एक बार में मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करानी है तो वो कैसे होगी। वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, कुछ आगे हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद वो समझ में आएगा, तो हो जाएगा, वो भी आएगा। ठीक है, चलिए तो डिसीजन कंट्रोल देखते हैं और आज हम लोग वीएस कोड पे कोडिंग भी करेंगे। अच्छा, डाउट क्लास की जहां तक बात है, कल मैंने आपकी डाउट क्लास अरेंज करी है स्पेशली शाम को 7 बजे से 8 बजे। मतलब हमारी क्लास होती है 8 से 10, तो उसके पहले 1 घंटे आपकी डाउट क्लास होगी जिसमें शुरुआत के 3 असाइनमेंट्स डिस्कस होंगे। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। क्लियर है? तो अभी हम वीएस कोड पे ही प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो वीएस कोड में जो भी इश्यूज हैं अभी आप देख लेना। चलिए तो अभी शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है डिसीजन कंट्रोल के बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं गौतम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व मैं करवा दूंगा, मत टेंशन। यस, डाउट क्लास की भी रिकॉर्डिंग रहेगी। इंट वेरिएबल को न्यू लाइन में कैसे प्रिंट करें? आप एक और प्रिंट फंक्शन यूज कर लो। प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज करता है। ओके, चलिए आज का एजेंडा हमारा ये है कि सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स, इफ एल्स एंड सिंगल लाइन इफ एल्स। ये चीजें आज हमको कवर अप करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। आप प्रोग्राम में जितनी लाइंस लिखते हैं, अभी तक आपने जो पाइथन में प्रोग्राम्स बनाए उसमें जितनी लाइंस लिखी, क्या होता है कि वो एक सीक्वेंस में रन होती है। पहले फर्स्ट लाइन चली, फिर सेकंड लाइन चली, फिर थर्ड लाइन चली, फिर फोर्थ लाइन चली। एक सीक्वेंस में चलता है, एक फ्लो है उसका। एक के बाद एक लाइन चलती जाएगी, कोई एक लाइन चलेगी तभी उसके बाद वाली लाइन चल पाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये होता है प्रोग्राम का फ्लो। एक लाइन के बाद उसकी नेक्स्ट लाइन चलेगी। लेकिन कभी हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन चले, सेकंड लाइन चले, थर्ड लाइन चले, थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन चलने की बजाय, फिफ्थ लाइन चलने की बजाय सीधे सिक्स लाइन चल जाए। थर्ड लाइन के बाद सीधे सिक्स्थ लाइन पे आ जाए हम लोग। ये थर्ड लाइन है, ये सिक्स लाइन है, फोर्थ और फिफ्थ लाइन स्किप हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमको ये लगेगा कि यार ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन हमने लिखी क्यों, अगर ऐसा करना है तो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रोग्राम तो एक बार बनता है, उसको एग्जीक्यूट हम कई बार करते हैं। तो किसी एग्जीक्यूशन में मैं चाहता हूं कि थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन चले, फिफ्थ लाइन चले, फिर सिक्स लाइन चले। लेकिन किसी एग्जीक्यूशन में मैं चाहता हूं कि थर्ड लाइन के बाद सीधे सिक्स लाइन चले, फोर्थ और फिफ्थ लाइन स्किप हो जाए। मतलब मैं ये चाहता हूं कि फोर्थ और फिफ्थ लाइन चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। वो एग्जीक्यूशन में डिपेंड करेगा। अभी बार बार इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कब
थर्ड लाइन के बाद फोर्थ और फिफ्थ को स्किप करके सिक्स्थ पे जाना है, या फोर्थ और फिफ्थ को चलाने के बाद सिक्स्थ पे जाना है। तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि यूजर से उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाएं, हमने एंटर करवा लिए, उसके बाद हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है कि वो पास हुआ या फेल हुआ। ये डिपेंड करेगा कि उसके मार्क्स कितने आए हैं। मार्क्स देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो पास हुआ या फेल हुआ। लेकिन प्रोग्राम बनाते वक्त मुझे नहीं मालूम है कि यूजर क्या मार्क्स एंटर करेगा। तो प्रोग्राम बनाते वक्त तो मुझे दोनों परिस्थितियों की तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे प्रिंट कराना है कि वो पास हुआ है, मुझे प्रिंट कराना है कि वो फेल हुआ है। तो मुझे तो दोनों प्रिंट लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कौन सा वाला चलेगा। यस, पहला वाला भी चल सकता है और दूसरा वाला भी चल सकता है, पर दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, कोई एक चलने वाला है। यस, पर ये कैसे डिसाइड होगा कौन सी लाइन चलेगी, कौन सी लाइन नहीं चलेगी, कौन सी स्किप होगी? तो इसके लिए हमें पढ़ना होता है डिसीजन कंट्रोल। हम देख रहे हैं कि उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या हैं, वो मार्क्स एक निश्चित मार्क्स से ज्यादा है तो हम बोलेंगे पास है, नहीं तो फेल। तो हमें डिसीजन लेना है। हमें डिसीजन लेना है कि इस लाइन को चलाएं या ना चलाएं। किसी भी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिसीजन लेना चाहते हैं कि उनको चलाएं या स्किप कर दें। और इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की वजह से हम किसी लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस के बारे में ये डिसाइड कर पाते हैं कि इनको चलाना है या स्किप करना है। डेफिनेटली हर प्रोग्राम की सिचुएशन को देखकर हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो क्राइटेरिया क्या होगा जिससे कि तय हो कि कोई लाइन स्किप होगी या चलेगी। तो क्राइटेरिया तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज होगा, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स पाइथन में 3 तरह के होते हैं: डिसीजन कंट्रोल, मैच केस एंड इटरेटिव कंट्रोल। ये मैच केस अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले केवल 2 ही तरीके हुआ करते थे। तो अभी हमारे पास 3 तरीके हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए। तो आज तो हम लोग सिर्फ डिसीजन कंट्रोल की बात करते हैं। तो डिसीजन कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के कई तरीके पाइथन में हैं। एक तरीका है इफ, एक तरीका है इफ एल्स, एक तरीका है इफ एलिफ एल्स, और एक है सिंगल लाइन इफ एल्स। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड 4 तरीके हैं। ठीक, मैं लिख देता हूं, 4 तरीकों के बारे में लिख देता हूं। तो डिसीजन कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के पाइथन में 4 तरीके: इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, ठीक है, और सिंगल लाइन इफ एल्स। देखो, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट अगर सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं वहां एक कंडीशनल ऑपरेटर भी होता था, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर पाइथन में नहीं होता। ठीक है, स्क्रीन छोटी दिख रही है? स्क्रीन छोटी क्यों दिख रही है भाई? मेरी तरफ से तो कुछ दिक्कत नहीं है। स्क्रीन छोटी क्यों दिख रही है? एक सेकेंड, मैं देख लेता हूं अगर कुछ इशू है तो। अब बताइए, अभी स्क्रीन सही है कि नहीं है?
तो बेटा रोज तो मैं ऐसे ही करता हूं, कुछ भी अलग नहीं किया है। स्क्रीन छोटी है मतलब ये इतना बड़ा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, डेली से अलग है। देखो मेरे ख्याल से मेरे एंड से नहीं है वो प्रॉब्लम आपके एंड से एक बार जूम में देख लो सेटिंग, है ना। मेरा तो जैसा हमेशा रहता है वैसा ही है। हाँ स्क्रीन डेली जैसी ही है। आप एक बार अपने सिस्टम पे भी चेक कर लो, हो सकता है आपकी सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, है ना। एक बार देख लो आप। और आप लोग क्या किया करो ना, मोबाइल पे देखने की बजाय कंप्यूटर पे लैपटॉप पे देख लिया करो, थोड़ा बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी आपको। कोर्स की फीस वैसे ही कम है, थोड़ा इंटरनेट पे खर्चा कर लो, है ना। ठीक है, चलो देखो भाई। तो डिसीजन कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के हमारे पास चार तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग देख रहे हैं इफ। सबसे पहला तरीका है इफ। तो देखो सिंटेक्स यहां पर कैसा है, जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है उनको मैं एक बार याद दिला दूं। सी लैंग्वेज में हम लिखते थे इफ, पैरेंथेसिस लगाते थे, उसमें कंडीशन लिखते थे, याद है, और फिर करली ब्रैकेट से बॉडी बनाते थे और उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते थे। ये तरीका था सी में, ये तरीका है सी प्लस प्लस में भी, ये तरीका है जावा में भी, और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे ही करते हैं। लेकिन पाइथन का तरीका थोड़ा अलग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो बात मैं अभी बोलने वाला हूं वो हो सकता है कि आगे बहुत सारे टॉपिक्स में सेम रहे। तो एक बार समझ लेंगे तो हर बार के लिए हो जाएगा। वो बात है इंडेंटेशन। पाइथन में ब्लॉक कैसे बनाया जाता है। नाउ व्हाट इज ब्लॉक? व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक इज अ bunch of code. Block is a group of code. ठीक है। तो सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में अगर ब्लॉक बनाते थे तो करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाते थे, उसके अंदर आप कोड लिखते थे। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। ठीक। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर ब्लॉक करली ब्रैकेट से नहीं बनता। तो कैसे बनता है? इंडेंटेशन से बनता है। नाउ व्हाट इज इंडेंटेशन? देखो जैसे आपकी स्क्रीन में, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक। अब आप कुछ भी लिखना चालू करते हो तो बिल्कुल लेफ्ट से चिपका के लिखते हो, यस, विदाउट एनी गैप। यहां से बिल्कुल लेफ्ट वाली वॉल से बिल्कुल चिपका के लिख रहे हो, तो आपने इंडेंटेशन दिया ही नहीं, मतलब जीरो इंडेंटेशन है। अगर आप थोड़ा सा गैप करके लिखते हो, अगर आपने गैप करके लिखा तो ये जो जगह गैप दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ गया? इंडेंटेशन, तो इंडेंट, इंडेंट, ठीक है। तो इंडेंटेशन देने से ब्लॉक बनता है, यहां करली ब्रैकेट से ब्लॉक नहीं बनता। अब अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स सेम इंडेंटेशन से बनाए हैं तो वो एक ब्लॉक। क्लियर हो गया? फिर मैंने आगे का स्टेटमेंट जीरो इंडेंटेशन से दे दिया, तो ये जो तीन स्टेटमेंट लिखे ये तीनों एक ब्लॉक में है। पर इंडेंटेशन की क्या डेफिनेशन चाहिए बेटा? इंडेंटेशन की भी कोई डेफिनेशन होगी? अरे ये इस गैप को इंडेंटेशन बोल रहे हैं बेटा, है ना। ये गैप जो है ना, इसको इंडेंटेशन बोल रहे हैं। लेफ्ट वॉल से कितना गैप लेते हो, दैट इज इंडेंटेशन, दैट्स इट। इसकी कोई अलग से डेफिनेशन क्या रटोगे क्या डेफिनेशन को? है? बना लो खुद से डेफिनेशन जो बनानी है, और डेफिनेशन की दुनिया से बाहर निकल आओ।
हर चीज की डेफिनेशन नहीं चाहिए होती, चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, पहले तो अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि पाइथन में ब्लॉक कैसे बनाते हैं। अब दूसरी बात सुनो, पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक यूं ही नहीं बना सकते, बिना कारण के ब्लॉक नहीं बना सकते। सी प्लस प्लस जावा में जब मर्जी है तब करली ब्रैकेट लगा के ब्लॉक बना सकते हो, पर पाइथन में ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? रूल याद रखना, पाइथन में बिना कारण के ब्लॉक नहीं बना सकते, बिना कारण के इंडेंटेशन नहीं दे सकते। अच्छा, इंडेंटेशन अगर हम दे रहे हैं तो ये जो गैप है, ये कितना गैप होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना गैप देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक स्पेस का गैप दे दो, 2 स्पेस का गैप दे दो, 3 स्पेस का गैप दे दो, 4 स्पेस का गैप दे दो, 5 का दे दो, 6 का दे दो, 7 का दे दो, 8 का दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने का देना चाहते हो उतने का दे दो। लेकिन जितना स्पेस दोगे, मान लो 4 स्पेस का तुमने यहां पे गैप दिया, तो फिर उस ब्लॉक के सभी स्टेटमेंट में 4 का ही गैप देना पड़ेगा, तब वो एक ब्लॉक माना जाएगा। समझ में आया क्या? ये एक स्टेटमेंट हमने अंदर बनाया ब्लॉक में, ये दूसरा स्टेटमेंट बनाया, तीसरा स्टेटमेंट बनाया, तीनों में समान रूप का इंडेंटेशन दिया हुआ है, समान रूप का गैप दिया हुआ है, तो ये तीनों एक ही ब्लॉक में। क्या ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ये देखो, तो मैंने क्या किया, और थोड़ा ज्यादा इंडेंटेशन दे दिया, तो ये ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बना हुआ है। तो ये जो इंडेंटेशन है ये सेम रहना चाहिए, यहाँ पे ये गैप सेम रहना चाहिए। तो ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक बन सकता है, लेकिन बिना कारण के ब्लॉक नहीं बना सकते, बिना कारण के इंडेंटेशन नहीं दे सकते। अब इस बात को समझने के लिए पाइथन का एक प्रोग्राम पहले देखो। ये मैंने VS कोड पे प्रोग्राम बनाया हुआ है। प्रोग्राम वही है जो पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं, 2 नंबर को ऐड करने का। अब बताओ, मैंने फाइल के अंदर जब ये लाइन लिखी है तो कोई इंडेंटेशन दिया है क्या? कोई गैप नहीं दिया है, मतलब इसके पहले कोई गैप नहीं है। लेकिन मैंने अब एक स्पेस दे दिए, समझ में आ रही है ना? एक स्पेस दे दी है मैंने। अभी एक स्पेस दे देने से क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? अगर मैंने स्पेस दे दी है तो इसका मतलब ये इंडेंटेशन दे दिया मैंने, और इंडेंटेशन दे दिया है, और फिर रूल क्या है कि बिना कारण के आप ब्लॉक नहीं बनाते पाइथन में। तो अभी तो बिना कारण के आपने इंडेंटेशन दे दिया है, इसलिए ये एरर है। अब इसको चेक करने के लिए मैं इसको चला के देखूं, तो मैंने इसको रन करने के लिए python3 लिखा, स्पेस दिया, फाइल का नाम लिखा a1.py। आप देखो यहां पर क्या आ रहा है, एरर आ रही है, एरर मैसेज दिखाई दे रहा है, इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एरर मैसेज समझ में आया? इंडेंटेशन एरर क्यों आ रही है? क्योंकि बिना कारण के हमने पहली लाइन में स्पेस दे दी। अच्छा, ये हम नहीं कर सकते, तो फिर सवाल ये उठता है कि गैप कहां दे सकते हैं, इंडेंटेशन कब दे सकते हैं, ब्लॉक कब बना सकते हैं? इंडेंटेशन दोगे तो ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। और ब्लॉक कहां कहां बना सकते हो उसका रूल है। जैसे इफ का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इफ जो अब हम पढ़ रहे हैं इसका हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो एक बार इफ का सिंटेक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल लेफ्ट वॉल से लगाते हुए हमने कोड लिखा, बिना किसी गैप के सीधे लिखा इफ लिखा। सो व्हाट इज इफ? इफ क्या है? इट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड, तो हमने कीवर्ड्स की लिस्ट देखी थी, 35 कीवर्ड्स होते हैं, उसमें से एक था इफ। तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है आपको इफ। इफ के बाद सी लैंग्वेज में पैरेंथेसिस लगाने पड़ते थे, सी में भी, C++ में भी, जावा में भी। लेकिन पाइथन में पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं है। मतलब पैरेंथेसिस लगाना चाहते हो तो लगा दो, तुम्हारी आदत है इसलिए, और नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हो
तो एक स्पेस यहां दे देना, इफ के बाद एक स्पेस दे देना, तब जाके इफ एक शब्द माना जाएगा, तब जाके उसे कीवर्ड के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। तो पैरेंथेसिस लगा भी सकते हो, और पैरेंथेसिस नहीं लगाना है तो मतलब, अगर पैरेंथेसिस लगा रहे हो तो इफ के बाद स्पेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हो तो इफ के बाद आपको स्पेस देने की जरूरत है। उसके तुरंत बाद आप देते हो कंडीशन। कंडीशन वो क्राइटेरिया है जो इवैल्यूएट होता है ट्रू या फॉल्स में। आपको मालूम है पाइथन के अंदर बूल टाइप की वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट हो सकता है। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। अब जरा गौर करना है ना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके बाद कोलन लगा हुआ है, कोलन ऐसा, ये सिंटेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोलन नहीं लगाओगे एरर आएगी। तो इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद कोलन। और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोलन अगर लगा है तो उसके बाद ब्लॉक बनेगा। कोलन अगर लगा है तो उसके बाद ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गई बात? ब्लॉक कब बनाना है समझ में आया? जब कोलन लगेगा तो उसके बाद ब्लॉक बनेगा। अभी कोलन भी हर कहीं नहीं लगाना है, इफ के साथ लगाना है। और किसके साथ लगाना है वो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। जहां जहां कोलन लग सकता है वो सब पढ़ेंगे, जहां जहां ब्लॉक बना सकते हैं वो पढ़ेंगे। पर कोलन लगेगा जहां, वहां ब्लॉक भी उसके बाद आएगा, और अगली लाइन में ही आएगा। अगली लाइन मतलब सेम लाइन में नहीं आएगा। कोलन के बाद जो लिखना है वो सेम लाइन में नहीं लिख रहे हो, वो आगे लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो। फैजान गधों जैसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? फैजान बोल रहे हैं करली ब्रैकेट नहीं लगाना है क्या? तो मैं इतनी देर से किस भाषा में बोल रहा था फैजान? अब फैजान बोलेंगे कि मैं थोड़ा लेट आया था, है ना फैजान? अरे भाई समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, समय पे आया करो। तो यहां पर ब्लॉक बनाने का तरीका क्या है? इंडेंटेशन। तो मैंने जो स्टेटमेंट यहां लिखे वो सारे समान रूप से गैप देकर लिखे। अच्छा, ये जो लिखा है ना, दिस इज इफ ब्लॉक, दिस इज इफ ब्लॉक। अब कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा? इफ का ब्लॉक चलेगा। और या फिर कंडीशन फॉल्स हो सकती है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फॉल्स है तो बाहर आ जाएंगे, ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर चल जाएंगे। मतलब इफ ब्लॉक के अंदर लिखे जा रहे स्टेटमेंट के बारे में हो रहा है डिसीजन कि उसको चलाना है या स्किप करना है। इफ ब्लॉक में लिखे स्टेटमेंट के बारे में डिसीजन हो रहा है कि उसको चलाना है या स्किप करे, और वो क्राइटेरिया है कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक के स्टेटमेंट को चलाना है, फॉल्स है तो नहीं चलाना है, बस। अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो कहां लिखा है? बिना इंडेंटेशन के लिखा है, इफ की सीध में लिखा हुआ है। क्लियर है? जहां इफ लिखा है उसी सीध में लिखा हुआ है, तो विदाउट एनी इंडेंटेशन। तो अगर ये ब्लॉक चला तो भी उसके बाद ये लाइन चलेगी। ब्लॉक स्किप हो गया, नहीं चल रहा, तो भी ये लाइन चलेगी। ये लाइन के बारे में कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, ये तो ऑलवेज चलेगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप इफ के बाद कंडीशन लिखकर कोलन लगाते हो, एंटर हिट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली 4 स्पेस के बाद कर्सर इस जगह पर दिखाता है। तो प्रोफेशनल्स 4 स्पेस यूज करते हैं इंडेंटेशन के लिए, बट मैंने क्या बोला? इट इज नॉट अ रूल, इट इज नॉट अ रूल। 4 स्पेस देना कोई रूल नहीं है, 4 स्पेस प्रोफेशनल्स देते हैं, तो आप भी चाहें तो वही करें। ठीक है, उससे थोड़ा क्लैरिटी रहती है। कभी 1 स्पेस दे दिया, कभी 2 स्पेस दे दिया, उसमें उतना क्लीन कोडिंग नहीं लगती, इसलिए 4 स्पेस को एज अ स्टैंडर्ड मान के लोग करते हैं। ठीक, समझ में आया? इफ ओके, चलिए एक सवाल करते हैं। अगर सवाल बन गया इसका मतलब ये समझ में आ गया।
आप लोगों को बोल रहा हूं ये सवाल को ट्राई करो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है, आपको बताना है वो नंबर पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव। बन जाएगा आपसे? कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? यूजर से नंबर एंटर करवाओगे ना। हाँ, तो आपने जैसे लिखा, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया ए और यूजर से इनपुट करवा रहे हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, ये इनपुट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये इंट का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी इंट में कन्वर्ट भी हो गई वो वैल्यू। अब क्या करेंगे इसके बाद? एक वैल्यू इनपुट हो गई, अब इसके बाद क्या करेंगे? यश, सवाल क्या है बेटा? इवन ऑड का सवाल है क्या? इसको बोलते हैं बी अ गुड लिसनर। हाँ, तो हम चेक करेंगे, यानी इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ में क्या लिखें? ए ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। ए ग्रेटर देन 0 के बाद क्या करें? कोलन लगाना नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे प्रिंट। और प्रिंट में क्या लिख दें? पॉजिटिव। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद क्या करें? एल्स तो अभी पढ़ाया ही नहीं बेटा। एल्स पढ़ाया क्या? ज्यादा एडवांस नहीं चल रहे अभी? एल्स कहां पढ़ाया है ना? अब देखो, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं। हरिकेश और कुंज, बल्कि कुंज नहीं, अमित प्रकाश। हरिकेश और अमित प्रकाश। ठीक है, एल्स अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो एल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं किसकी? हरिकेश एंड अमित प्रकाश की। इनका सुझाव है कि इसके बाद हम एक प्रिंट लिख दें और यहां पे लिख दें नेगेटिव। हरिकेश और अमित प्रकाश, बुरा तो नहीं लगेगा? बोलो, मैं कुछ बोलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, तो मेरे प्यारे गधों, बी अ गुड लिसनर। क्या बोलता हूं मैं हमेशा? बी अ गुड लिसनर। जरा अच्छे से इस सवाल को पढ़ो और बताओ कहां लिखा है कि नेगेटिव प्रिंट करना है, बताओ। जितने लोग भी ये चीज बोल रहे हैं, शुभम बताओ। अमित प्रकाश, समझ में आ रहा है? विश्वजीत, तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा? तुम तो महागधे हो यार, तुम तो सब कुछ पढ़े हुए इंसान हो, तुमसे गड़बड़ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हम्म, कहां लिखा है नेगेटिव, बताओ। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। नेगेटिव कहां लिखा है? क्यों अनुज, नेगेटिव लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा ना। या तो पॉजिटिव होगा नंबर या नॉन पॉजिटिव होगा। अब अगर तुमको लगता है कि नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव सेम बात है तो बोलो, मैं तुम्हें समझाऊं। नेगेटिव नंबर्स और नॉन पॉजिटिव नंबर्स में कोई फर्क है कि नहीं है? अरे, नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे होते हैं और नॉन पॉजिटिव में 0 भी आ जाता है। नॉन पॉजिटिव में 0
और सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। जो पॉजिटिव नहीं है तो 0 भी आ गया उसमें और नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। लेकिन नेगेटिव नंबर में 0 नहीं आएगा। 0 एक न्यूट्रल नंबर है ना, जो ना वो पॉजिटिव कहलाता है ना वो नेगेटिव कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या सभी लोगों को, जिन लोगों ने प्रोग्राम में कहीं पर भी प्रिंट नेगेटिव लिखा था, आ गई बात समझ में? या फैजान की तरह अभी थोड़ी देर बाद मेरे से पूछेंगे सर नेगेटिव नहीं लिख सकते क्या? है ना फैजान? चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि नेगेटिव क्यों गलत है। ठीक है, क्योंकि सवाल में वो चीज लिखा ही नहीं है। अब देखो, जो लोग एब्सोल्यूट बिगिनर है ना प्रोग्रामिंग में, मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर प्रोग्राम्स शुरुआत में हमसे इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हम अच्छे से सवाल को पढ़ते समझते ही नहीं है। हमें समझ में ही नहीं आता कि सवाल में करना क्या है, और हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं कि हमें समझ में आ गया, और हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो जो बोला ही नहीं है वो नहीं करना है, जो बोला है वही करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव प्रिंट कराना है। तो ये तो एक मिस्टेक थी। चल, इस मिस्टेक को दूर करते हैं। नेगेटिव नहीं लिखना है तो क्या लिखना है? हमने कहा यहां पर लिख देते हैं नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन क्या ये अब सही है? अभी भी गलत है। इसका मतलब जितने लोगों ने, जब मैं यहां समझा रहा था तो ध्यान से सुना समझा नहीं था। जितने लोगों ने, अमित प्रकाश तुमने भी गलती करी है ना, हरिकेश तुमने भी गलती करी है, ध्यान से सुनना आप। तुमने यहाँ नेगेटिव लिखा, वो तो एक गलती है ही। मान लो उसकी जगह नॉन पॉजिटिव भी लिख दें तो भी यहाँ पे प्रिंट लिखना गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये लाइन जो इफ ब्लॉक के बाहर लिखी हुई है, ये तो हर हाल में चलेगी ना। डिसीजन किसके बारे में हो रहा है? डिसीजन इस इफ ब्लॉक में लिखे स्टेटमेंट्स के बारे में हो रहा है। क्या इसके बारे में कोई डिसीजन हो रहा है? बताओ, इसके बारे में कोई डिसीजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। ये तो ऑलवेज चलेगा ना, चाहे ये ब्लॉक का स्टेटमेंट चल जाए या स्किप हो जाए। और यही मैंने पढ़ाया था। लेकिन तुमको अगर याद नहीं है तो तुम फोकस नहीं कर रहे हो, तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ये लाइन तब चलेगी जब ये ब्लॉक चल के फिर यहां पहुंचेंगे, या फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसको स्किप कर दिया है, डायरेक्ट यहां आ गए। अरे दोनों ही सूरत में ये तो चलेगी ना। डिसीजन इसके बारे में नहीं, इसके बारे में हो रहा है। तो इफ ब्लॉक में जो लिखा है वो हो सकता है चले, हो सकता है ना चले, पर यहां जो लिखा है वो तो हमेशा चलेगा। अब मुझे बताओ, क्या आप चाहते हो कि नॉन पॉजिटिव वाला प्रिंट फंक्शन हमेशा चले? क्या आप ये चाहते हो कि हमेशा चले? नहीं ना। यानी इसके बारे में भी डिसीजन लेना है ना। और डिसीजन अगर लेना है तो आपको इफ यूज करना पड़ेगा। अभी तो वही पढ़ा है आपने। जैसे ये प्रिंट है, इसके बारे में भी तो तुम डिसीजन ले रहे हो ना कि पॉजिटिव प्रिंट करना है कि नहीं करना। ठीक उसी तरीके से तुम्हें इसके बारे में भी तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि नॉन पॉजिटिव प्रिंट करना है कि नहीं करना। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस प्रिंट को इसी इफ ब्लॉक के अंदर लिख दूं ऐसे? अभी ठीक है क्या? नहीं। अब देखो, एक और क्लास में होशियार आ गए। बताता हूं। शहजाद आलम, बेटा ब्रेक कीवर्ड यहाँ कहाँ से आ गया यार? ब्रेक तो मैंने पढ़ाया भी नहीं और यहाँ लगेगा भी नहीं। तुम क्या पढ़ के आ गए हो आज? तुम लोग कॉमेडी करने आते हो क्लास में, पढ़ा करो। देखो, अगर ये दोनों प्रिंट एक ही ब्लॉक के अंदर होंगे तो इसका मतलब है कि एक ही क्राइटेरिया होगा जिसके ट्रू या फॉल्स होने पर इन दोनों का डिसीजन होने वाला है। यानी चलेंगे तो ये दोनों चलेंगे, या फिर ये दोनों ही स्किप हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो दोनों चल जाएंगे, और कंडीशन फॉल्स रही तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे।
लेकिन आप ऐसा थोड़ी चाहते। आप एक समय पे पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों थोड़ी प्रिंट करना चाहते हो, कोई एक ही प्रिंट कराना चाहते हो ना, दोनों थोड़ी प्रिंट कराना चाहते हो। तो इसलिए ये एक ही इफ ब्लॉक में नहीं आ सकते, क्योंकि इन दोनों के चलने की सिचुएशन सेम नहीं है, अलग अलग है। पॉजिटिव कब प्रिंट होना है इसका क्राइटेरिया अलग है, और नॉन पॉजिटिव कब प्रिंट होना है इसके लिए सिचुएशन अलग है। तो हम एक प्रोग्राम में क्या ऐसा कोई रूल है कि इफ एक ही बार लिख सकते हैं? नहीं ना, ऐसा थोड़ी कोई रूल है। जब जरूरत है तब आप लिखो। क्या लिखेंगे? कंडीशन a लेस देन इक्वल टू 0। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इफ पढ़ाया, एल्स नहीं पढ़ाया है। ये है सही प्रोग्राम। चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। यहां पर बना लें। चलो, ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इन दो लाइंस को, 3 लाइंस को हटा देते हैं। ठीक है, एंटर और नंबर कर देते हैं यहां पर। और क्या, इफ लगा देते हैं। इफ के बाद a ग्रेटर देन 0, तो यहां पर प्रिंट करा दो पॉजिटिव। और यहां पर आपने देखा कोलन के बाद मैंने एंटर हिट किया, वो खुद ही 4 स्पेस दे देता है, इंडेंटेशन अपने आप दे देता है। एक और इफ लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा। a लेस देन इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। कुछ लोग पहले वाले इफ में इक्वल टू 0 भी लगा रहे थे। देखो 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए 0 वहां पे नहीं लिखना था, यहां पे लिखना है, क्योंकि नॉन पॉजिटिव में 0 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, कोलन के बाद एंटर किया तो 4 स्पेस देकर ही वो जगह दे रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। क्लियर हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक, लास्ट में एक प्रिंट में ऐसे ही लिख रहा हूं जिससे कि लाइन चेंज हो जाए, यहां रीड करने में इजी होगा आउटपुट। देखो, पहले तो मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन को। अब मैं यहाँ पर पाइथन के प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ। एंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 5, आउटपुट में क्या आ गया? पॉजिटिव। एक और बार रन करें। इस बार मैंने नंबर एंटर किया -8, आउटपुट आ गया नॉन पॉजिटिव। एक और बार रन करते हैं, इस बार मैंने 0 एंटर किया, उसने बोला नॉन पॉजिटिव। समझ में आया? रुपेश बोल रहे हैं गेट सी एच की जगह पर क्या करते हैं पाइथन में? आप इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर गेट सी एच की जगह पर पूछ रहे हैं तो इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको गेट सी एच भी नहीं मालूम है तो फिर तो ये सवाल ही नहीं है। ये प्रिंट मैंने लास्ट में क्यों लिखा? आप देख रहे हो ना, नॉन पॉजिटिव प्रिंट होने के बाद एक लाइन का बीच में गैप आ रहा है ना, एक स्पेस आ रही है ना, इससे रीड करने में आसान हो रहा है ना मेरे को आउटपुट में। ठीक है, गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए नहीं होता है, गेट सी एच एक कैरेक्टर लेने के लिए होता है। हम्म, लाइन नंबर 1 में इनपुट लेने का मतलब समझ, मेथड समझ में नहीं आया? आपकी क्लास छूटी हुई है क्या? आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस देखिए। ठीक है, तो यहां तो मुझे स्क्रीन होल्ड कराने की जरूरत ही नहीं है ना। ये प्रिंट तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि एक लाइन का गैप नजर आ जाए। आपको नहीं लिखना है मत लिखो, वो कोई जरूरी नहीं है। डबल इफ यूज करने पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। वो तो अभी एडवांस डिस्कशन कर रहे हो, अभी तो ये प्रोग्राम बन गया, समझ में आ गया। चलो अगली चीज देखते हैं, इफ एल्स। डिसीजन कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने का एक और तरीका है इफ एल्स। देखिए ध्यान से, इफ क्या है? एक कीवर्ड। एल्स क्या है? वो भी एक कीवर्ड। ठीक, ये जो चीज लिखी है इसको बोलेंगे इफ ब्लॉक, और ये जो चीज लिखी है इसको बोलेंगे एल्स ब्लॉक।
अगर ब्लॉक लगा रहे हो तो उसके पहले कोलन आया होगा, कंफर्म है? ठीक है, क्या हो गया चिन्हम? चिन्हम, पता है आपको ये डाउट क्यों आ रहा है? बिकॉज यू आर नॉट अ गुड लिसनर। जब मैंने इनपुट फंक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि उसमें एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और बिना कोई आर्ग्यूमेंट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि बी अ गुड लिसनर। आपको आधे डाउट्स तो आपके, बल्कि 90% डाउट्स आपके सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करो, रिपीट में देखो, है ना, असाइनमेंट सॉल्व करो, आपको डाउट ही नहीं आएगा। एक भी डाउट नहीं आएगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूं। आप बस ध्यान से सुना करो। वीएस कोड क्यों रन नहीं हो रहा बेटा? क्या प्रॉब्लम जा रही है? वीएस कोड सेटअप करने का वीडियो हमने डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, आप उसको देखिए। बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। अगर कोई दिक्कत जा रही है ना, तो आप मुझे बताइए स्पेसिफिकली क्या दिक्कत जा रही है। ठीक है, तो इफ एल्स में एक इफ का ब्लॉक है और एक एल्स का ब्लॉक है। ठीक है, कंडीशन इफ के बाद ही लिखी जाएगी। अब अच्छे से सुनना बेटा, है ना, क्योंकि नहीं सुनते हो तो बाद में डाउट आता है। अभी इधर फोकस करो, बाकी सारी बातें छोड़ दो। इफ के बाद जो कंडीशन लिखी है ना, उसके दो पॉसिबल रिजल्ट हैं, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आएगा तो इफ का ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर फॉल्स आएगा तो एल्स का ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अब ये कंडीशन कभी भी एल्स के बाद नहीं लिखोगे। कंडीशन हमेशा इफ के बाद ही लिखेंगे। ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये इसी कंडीशन के रिजल्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। इस ब्लॉक का स्टेटमेंट कंडीशन के ट्रू होने पर चलेगा, और इस ब्लॉक के स्टेटमेंट कंडीशन के फॉल्स होने पर चलेगा। तो इसका मतलब है दोनों ब्लॉक में से एग्जैक्टली कोई एक ही चलने वाला है, क्योंकि कंडीशन एक समय में या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ध्यान दीजिए, इफ के बाद भी कोलन लगा है और एल्स के बाद भी कोलन लगा है। शुरुआत में जो लोग सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आते हैं उनसे अक्सर ये कोलन नहीं लगाने की मिस्टेक हो जाती है। कोलन लगाना है आपको, कोलन लगा के एंटर हिट करोगे तभी वो यहाँ पे स्पेस बाय डिफॉल्ट देता है। तो अगर आप गलती कर रहे होगे तो कोलन लगाना भूल गए होगे तो वो इंडेंटेशन देगा नहीं और सीधे कर्सर यहां ले जाएगा। तो उससे भी आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा कोलन लगाना छूट गया है शायद। क्लियर हो गया? सेम प्रोग्राम बनाए, सेम प्रोग्राम, लेकिन इस बार इफ एल्स की मदद से बनाएंगे। करिए कोशिश। प्रोग्राम सेम है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। काफी लोगों को बन रहा है। ए वेरिएबल, है ना, इंट इनपुट, एंटर अ नंबर। जितने लोगों की भी क्लासेस मिस है ना, पहले पुराने वीडियोस देख लो। ज्यादा नहीं हुए हैं अभी, जितनी क्लास हुई है, 3-4 क्लास हुई है, आप उनके वीडियोस एक बार देख लो। इनपुट क्या है, कन्वर्जन फंक्शन क्या है, एक बार अच्छे से पहले थ्योरी पढ़ लो, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। इफ ए ग्रेटर देन 0, उसके बाद लगाया कोलन। क्लियर है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? पॉजिटिव। ये तो अभी हमने पहले पिछले प्रोग्राम में भी यही किया था। उसके बाद हम लोग एक और इफ कंडीशन लगा रहे थे, और इफ कंडीशन लगाकर हम लिख रहे थे प्रिंट नॉन पॉजिटिव। यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन
यहां पर एक और इफ कंडीशन लगाने की बजाय मुझे एल्स लगाना है। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ऐसा लिख रहे थे, यस। अब जरा इसमें देखो क्या होता है। ये कंडीशन अगर ट्रू है, कब ट्रू होगी, जब पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमें समझ में आ रहा है ना कि उस समय ये कंडीशन तो डेफिनेटली फॉल्स होने वाली है, यस और नो। अरे क्योंकि नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो जीरो से बड़ा है, तो वो जीरो से छोटा या बराबर तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसी होती है, एक दूसरे की पूरक। ये है तो ये नहीं है, और ये नहीं है तो ये है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो हम इसको हटा के एल्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हटा के हम एल्स लिख सकते हैं। समझ में आई बात। इसको हटा के कब एल्स लिख सकते हो, जब ये दोनों सिचुएशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तभी ऐसा कर सकते हैं कि ये ट्रू होने पर ये डेफिनेटली फॉल्स होने वाली है, और ये फॉल्स होने पर ये डेफिनेटली ट्रू होने वाला है। अगर ऐसा है तो ही आप इस जगह पर एल्स लिख सकते हो। तो मैं इस जगह पर एल्स लिख रहा हूं। तो मैंने यहां पर एल्स लिखा और एल्स के बाद कोलन लगाया। ये पिछले प्रोग्राम से थोड़ा बेटर इसलिए क्योंकि इसमें एक ही बार कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। पिछले प्रोग्राम में आपको दो बार इफ कंडीशन को चेक करना पड़ रहा था। पहली इफ कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दूसरे को भी आपको चेक करना पड़ रहा था। पर अभी क्या हो रहा है, इसको चेक करेंगे बस, और कोई कंडीशन है ही नहीं। ये ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, फॉल्स होगी तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इस प्रोग्राम में इस जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एल्स। आपने एक चीज नोटिस करी, इफ और एल्स, इनमें मैंने कोई इंडेंटेशन नहीं दिया। जिस लेवल पे इफ है उसी लेवल पे एल्स है। इफ क्योंकि जीरो इंडेंटेशन से लिखा है तो एल्स भी जीरो इंडेंटेशन से लिखेंगे, तभी वो दोनों जोड़ीदार है। एक रूल याद रखिएगा कि एल्स अकेला नहीं होता। इफ लिखोगे तो उसके साथ एल्स आएगा। क्यों, क्योंकि इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ही एल्स चलेगा, तो बिना इफ के तो एल्स आएगा ही नहीं। आया समझ में, बिना इफ के एल्स क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशन एल्स में तो लिखते नहीं है, वो तो इफ में ही लिखते हैं, तो इफ के साथ ही होना चाहिए एल्स। दूसरी बात, अगर एल्स लिखना है तो इफ ब्लॉक के तुरंत बाद लिखना है। अगर तुमने इफ ब्लॉक के तुरंत बाद कोई और स्टेटमेंट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया आपने, मुझे बताओ ये जो फोर्थ नंबर की लाइन है, क्या ये इफ ब्लॉक के अंदर है, क्या ये इफ ब्लॉक के अंदर है, नहीं है, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं। तो इसका मतलब इफ ब्लॉक के खत्म होते ही एल्स आया क्या, नहीं आया, तो ये एरर है। इफ ब्लॉक के खत्म होते ही एल्स नहीं आया तो ये वाला जो एल्स है ये इफ ब्लॉक के साथ नहीं माना जा रहा, इसीलिए एरर है। तुम एल्स मत लिखो तो कोई एरर नहीं है, लेकिन एल्स लिख रहे हो तो इफ ब्लॉक के तुरंत बाद लिखना है। यस पवन कुमार, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, हाँ, ऐसे वाइट स्पेसेस दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली जगह छोड़ रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन का गैप दे दिया, दो लाइन का गैप दे दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। रन करके दिखा दूं कौन सी एरर आएगी। यहां पे अगर मैंने प्रिंट लिखा
तो कौन सी एरर आएगी? देखो बताता हूं। क्लियर किया, रन किया, क्या लिख रहा है? सिंटेक्स एरर। एरर दो तरह की होती है, एक जो रन टाइम पे आती है और एक जो कंपाइल टाइम पे आती है। तो पाइथन में भी कंपाइल होता है कोड, हमें मालूम है। कंपाइल होके .pyc फाइल बनती है। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रही है, यानी कि बेसिक ग्रामर की मिस्टेक है। एल्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक। हाँ चिन्हम, गेट सी एच अलग फंक्शन है, इनपुट अलग फंक्शन है, दोनों के बिहेवियर में कुछ फर्क तो रहेगा। ठीक है, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट, क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। जगमीत, क्लास को फ्लो के हिसाब से चलने दो बेटा। आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं, अलग से डाउट पूछना है ना, वो 6 घंटे के जो डाउट सेशन होता है उसमें पूछ लिया करो। ठीक, समझ में आ गया इफ एल्स? अब बताओ, कुछ लोगों का वीएस कोड नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम जा रही है? क्या आपको ऐसा ट्रायंगल शेप दिख रहा है रन कोड के लिए? क्यों गौरव, ऐसा दिख रहा है? या उस पे ऐसा कीड़ा बना हुआ है, ऐसा बग बना हुआ है, लेडी बग? हाँ गौतम, अगर यहाँ वो डीबगिंग मोड में है तो उसकी जगह आप रन वाले मोड पे चले जाओ। ठीक है, रन करना है, डिबग नहीं करना। हाँ, तो रन करना है, डिबग नहीं करना है। ठीक है। और रन करने के लिए मैं जो कमांड लिख रहा हूं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे ये प्ले बटन को क्लिक करके भी रन कर सकते हो। तो मैं जो कमांड लिख रहा हूं वो क्या है? Python 3, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फाइल का नाम .py। डिबग एरर फाइंड करने के लिए होता है, टेस्टिंग के लिए होता है वो। अभी डिबग को छोड़ दो, अभी तो सिंपली रन करो प्ले बटन से। अरे क्या प्रॉब्लम है, ये प्रिंट फंक्शन से हटा देता हूँ, चलो। तुम लोग एक ही चीज में उलझे हो, एक ही चीज 10 बार पूछते हो। एक बार बताता हूँ, सुनते क्यों नहीं हो? वीएस कोड में आउटपुट प्रिंट हो रहा है और उसमें वैल्यू टाइप नहीं हो रही है, इनपुट नहीं हो रहा है। हाँ, तो टर्मिनल पे आपको रन करना पड़ेगा, आपको आउटपुट टर्मिनल पे चाहिए। तो वो सेटिंग नहीं होगी शायद आपकी। ठीक है, हमेशा आउटपुट टर्मिनल पे लाना है आपको। आप टर्मिनल पे आके इस तरीके से रन करो, Python 3 a1.py। बिल्कुल। आप अगर वीडियो देख के प्रॉपरली एक एक चीज प्रॉपरली देखकर करोगे ना, चलेगा, 100% चलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए हमारे को दिक्कत आ जाती है। आप ध्यान से सुनो, 100% चलेगा। ठीक। इफ एलिफ एल्स, नेक्स्ट है इफ एलिफ एल्स। टर्मिनल राइट हैंड साइड पे कैसे आएगा? ऑप्शन होता है ना बेटा, इस पे आप राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक कर दो तो वो ऑप्शन देता है, मूव पैनल टू द लेफ्ट, हाइड पैनल, मूव पैनल टू बॉटम, सब ऑप्शन आता है। जी हाँ आकांक्षा। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ तो उसको रिपीट कर करके क्यों पूछते हो? मैंने कहा है ना, मैंने मैंने कुछ भी आपको चीज बताई, उसको रिपीट करके क्यों पूछ रहे हो?
ठीक है विशाल, मैंने देख लिया बेटा। ठीक, कई बार देखा है पर वर्क नहीं कर रहा है वीएस कोड में। अच्छा, क्या एरर आ रही है बताओ। क्या प्रॉब्लम जा रही है माही? चलो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर पहले कंप्लीट करते हैं, लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें मैं ये वीएस कोड की प्रॉब्लम देख लूंगा, ठीक है? पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब बीच में मत पूछना, अब क्लास के एंड में ही पूछना। चलिए देखिए, इफ एलिफ एल्स, अगला क्या है? इफ एलिफ एल्स। तो यहां पर ये सी लैंग्वेज में आपने इफ एल्स लैडर पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहां पर आप लिखते हो कीवर्ड इफ, उसके बाद कंडीशन देते हो, कंडीशन के बाद आपने कोलन लगाया और फिर ये ब्लॉक बनाया। ब्लॉक में जितने चाहे स्टेटमेंट लिख लो आप, सेम इंडेंटेशन से आप बनाओगे। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जितना इंडेंटेशन रखा है उतना ही इंडेंटेशन यहाँ रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ 4 स्पेस का इंडेंटेशन हो, यहाँ 2 स्पेस का इंडेंटेशन, पर एक ब्लॉक के अंदर इंडेंटेशन सेम स्पेस से देना पड़ता है। अब देखो, ये इफ के बाद ही कंडीशन आती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स में जाते हैं, पर यहाँ एल्स नहीं लिखा है, एलिफ लिखा है। एलिफ एक्चुअल में एल्स और इफ को क्लब करके बनाया है, ठीक है? तो एल्स इफ की तरह इसको सोचो। तो एलिफ एक कीवर्ड है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इधर आएंगे, और क्योंकि ये एल्स इफ की तरह है तो इफ के बाद कंडीशन आती है, इसलिए यहां कंडीशन लिखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, फॉल्स होगी तो इस एलिफ पे आएंगे और ये कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो इस वाले एलिफ पर आ जाएंगे। यहां पर कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसका ब्लॉक चलेगा, नहीं तो एल्स पे आ जाएंगे। एल्स पे आ जाएंगे तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब यहां पर मैंने कितने एलिफ लगाए? 3 लगाए। आप 3 से कम भी लगा सकते हो, 3 से ज्यादा भी लगा सकते हो, इट इज टोटली योर चॉइस, ठीक है? जिनने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है सलमान, भूल जाओ। अभी सी लैंग्वेज का थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा कि इफ एल्स लेटर क्या था। वो तो जिनको पता है उनको पता है, और उनको कंपेयर करने में आसानी हो रही है। पर जिनको नहीं पता है छोड़ दो उसको, जो यहां बता रहा हूं उस पर फोकस करो। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक है, ये पांचवा ब्लॉक है। इन पांचों में से एग्जैक्टली कोई एक ही चलेगा। समझ में आ रहा है क्यों? फ्लो समझ में आ रहा है? भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एलिफ में जाएंगे ही नहीं, तो ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक? ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तभी तो इधर आओगे ना, तभी तो इस कंडीशन को चेक करोगे ना। और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला चल जाएगा। ये नहीं चला है तभी तो तुम इधर आए हो ना, तो ये ब्लॉक चल जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है, और ये सब स्किप हो जाएगा। पर अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो आप इस एलिफ पे आओगे और फिर इस कंडीशन को चेक करोगे। तो मतलब इन पांचों में से कोई एक ही चलेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में एल्स लगाना ही है, हो सकता है एलिफ पे ही आप कहानी खत्म कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर? ओके, चलो अब एक सवाल देता हूं, उसको आप इससे करना है ना? इफ एलिफ एल्स से करना है। देख लो सवाल। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट। यूजर से आपको उसकी ग्रेड ले, हम उसको उससे मार्क्स लेने हैं। टेक मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजर, है ना? जितने मार्क्स किसी टेस्ट में आए हैं यूजर के, वो यूजर से एंटर कराओ और डिस्प्ले करो उसकी ग्रेड क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। अगर उसके मार्क्स 90 से 100 के बीच में आए तो ए ग्रेड दे दो,
80 से 90 के बीच में आए तो बी ग्रेड दे दो, 70 से 80 में आए हैं तो सी ग्रेड दे दो। यहाँ पे देखो ये वैल्यूज इंक्लूसिव है, ये वैल्यू एक्सक्लूसिव है ना। 80 आएंगे तो, अच्छा 80 आए किसी के मार्क्स तो क्या ग्रेड दोगे बताओ? अगर 80 आए तो सी ग्रेड आएगी, क्योंकि 80 यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, पर यहाँ पे 80 इंक्लूसिव है। ठीक है, तो बस बना दो इस प्रोग्राम को। कैसे बनाओगे? इफ एलिफ एल्स से बनाना है आपको। हम्म, चलो आप बताते जाओ, मैं बनाता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बनाता जाता हूँ मैं। क्या करें सबसे पहले? क्या करना है सबसे पहले? यूजर से मार्क्स एंटर करवाने। हाँ, तो यूजर से पहले मार्क्स एंटर करवाते हैं। तो मैंने m नाम का वेरिएबल बना लिया, इनपुट एंटर मार्क्स। ठीक, उसके बाद इफ लगाते हैं। यदि मार्क्स लेस देन, या यदि मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है बट ग्रेटर देन 90 है ना। ये पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है ना, लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना है मत लगाओ। कोलन दो, एंटर करो, तो क्या प्रिंट करा दें? ए ग्रेड। एलिफ, एलिफ में क्या लिख दें? अगली कंडीशन 80 लेस देन m लेस देन इक्वल टू 90। तो क्या लिख दें? प्रिंट ग्रेड बी एलिफ 70 और ये 80। यहां पे क्या लिख दें? प्रिंट ग्रेड सी। एक और एलिफ, इसमें क्या लिखेंगे? 60 लेस देन m लेस देन इक्वल टू 70। इस सिचुएशन में क्या होगा? ग्रेड डी। इसके बाद एक और एलिफ, एलिफ में क्या लिखेंगे? 50। देखो 50 इंक्लूसिव है, देख रहे हो आप? 50 इंक्लूसिव है ई ग्रेड के लिए। तो हमें क्या लिखना है? 50 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू 60, और इसमें प्रिंट करा दो ग्रेड ई। एल्स, अब एल्स में आएंगे तो मतलब 50 से कम ही है उसके, तो प्रिंट करा दो ग्रेड एफ। क्लियर? तो पहले तो क्लियर कर दो, अब रन कर रहा हूं। एंटर मार्क्स, मान लीजिए उसके मार्क्स आ रहे हैं 34, तो उसकी ग्रेड आ रही है एफ। मान लो उसके मार्क्स आ रहे हैं 80, तो उसकी ग्रेड आ रही है सी। मान लो उसके मार्क्स आ रहे हैं 61, तो उसकी ग्रेड आ रही है डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इफ को एल्स भी लिख सकते हैं। नहीं, क्यों लिख सकते हैं? इफ अलग चीज है, एल्स अलग चीज। समझ में आ गया सभी को? एनी डाउट? m ग्रेटर देन 90 एंड m लेस देन इक्वल टू 100, ऐसा लिख सकते हैं, और नहीं लगाना है बीच में, एंड लगाना है। और नहीं तो फिर जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो।
सलमान बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैंने ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है। ये जो कंपैरिजन वाले ऑपरेटर हैं कैसे वर्कआउट होते हैं ये मैंने बताया है ना। आप भूल रहे हो शायद, इसलिए डाउट आ रहा है। करंट सागर आपने अभी लेट ज्वाइन किया है क्या? वीडियो को फिर से देखो आप, सब बताया हुआ है। क्या बोल रहे हैं सचिन? जो इफ वाली लाइन है उसे और छोटा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, मतलब अगर हम ये 100 वाली चीज नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे। अभिषेक तिवारी आपने ऑपरेटर की क्लास ठीक से अटेंड नहीं करी है, इसलिए डाउट है आपको। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर कैसे इवेल्युएट होते हैं ये सी से अलग है। ऑपरेटर वाली क्लास देखिए जो लास्ट क्लास मैंने ली थी, ठीक। और आप लोग जब डाउट्स भी पूछते हैं तो कम से कम थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। जो क्लास हमने कर ली है उसको एक बार देखने में क्या बुराई है। पता है आपको डाउट नहीं आएगा, पर पेशेंस की कमी है। आप चाह रहे हो कि बस अरे वो पूरा लेक्चर कौन देखेगा, हम तो बस आप डायरेक्ट बात बता दो, ऐसे नहीं होता है। आपने कोर्स ज्वाइन किया है ताकि आप सिस्टमेटिकली चीजों को पढ़े। इन शॉर्ट एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बीच बीच में से पढ़नी होती तो वो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, पर उससे थोड़ी सीखोगे, उससे टाइम तुम्हारा बच नहीं रहा बल्कि टाइम और ज्यादा लग जाएगा। चीजों को सिस्टमेटिक सीखोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे से कुछ छूटा नहीं है, मैंने पूरी चीज प्रॉपरली करी हुई है, और सिस्टमेटिक भी रहेगी। वरना कोई भी चीज बीच में से समझते हैं तो 100 डाउट और आ जाते हैं। ठीक है। सिंगल लाइन इफ एल्स, सिंगल लाइन इफ एल्स। पाइथन में कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है जैसा सी सी प्लस प्लस या जावा में होता है, पर उसका सब्सटीट्यूट है सिंगल लाइन इफ एल्स। देखो अगर ध्यान सुनोगे डाउट नहीं आएगा, पर नहीं सुनोगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे। पहली बात तो ये कि इसका सिंटेक्स क्या है। नॉर्मली जब आप इफ एल्स लिखते हो तो इफ और एल्स सेम लाइन में नहीं होते, लेकिन जब आप सिंगल लाइन इफ एल्स को यूज करते हो तो सिंटेक्स ऐसा होता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड 1 चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड 2 चलेगा। क्लियर है? अब कौन सी चीज कहां लिखनी है उस सिंटेक्स को अच्छे से देख लो। जो इफ कंडीशन के ट्रू होने पर कोड चलेगा वही एक्सप्रेशन की शुरुआत में लिखा जाएगा। उसके बाद इफ लिखोगे और फिर कंडीशन लिखोगे, कोई कोलन नहीं है यहां पर, देखो ना इफ के बाद कोलन है ना एल्स के बाद कोलन है, और इसके तुरंत बाद आपने एल्स लिख दिया और ये कोड लिख दिया। क्लियर? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंडीशनल ऑपरेटर हुआ करता था, पर यहां कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है, यहां पर सिंगल लाइन इफ एल्स। पाइथन जानी जाती है प्रिसाइज कोडिंग के लिए, तो कई सारी चीजें ऐसा है कि आप सिंगल लाइन में लिख दोगे तो कोड देखने में भी छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये जो सिंगल लाइन इफ एल्स होता है इसमें और इफ एल्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड सिंगल लाइन इफ एल्स? एक तो डिफरेंस ये कि ये सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है, उसको हम सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सिंगल लाइन इफ एल्स इज एन एक्सप्रेशन, but if else is not an expression.
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब तुम कोई इफ एल्स लिखते हो, इफ कंडीशन कोलन इसकी बॉडी, फिर एल्स कोलन इसकी बॉडी, ये पूरी चीज कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जबकि अगर तुम सिंगल लाइन इफ एल्स लिखते हो, कुछ कोड लिख रहे हो, फिर इफ लिख रहे हो, फिर कंडीशन लिख रहे हो, फिर एल्स लिख रहे हो, फिर कुछ कोड लिख रहे हो, ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक एक्सप्रेशन है? इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट तुम किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सप्रेशन वो होता है जिसकी कोई वैल्यू एज अ रिजल्ट उसको रिप्लेस करती है। यहां पर ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये रिप्लेस हो जाएगा या तो कोड 1 से या फिर कोड 2 से, डिपेंडिंग कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। या तो कोड 1 इस पूरे का रिजल्ट आएगा या कोड 2 इस पूरे का रिजल्ट आएगा, और जो भी इन दोनों में से सेलेक्ट होगा वो इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप 3+4 लिखते हो तो इसको रिप्लेस करता है 7। तो अगर आपने एक्स साइन 3+4 लिखा होता है तो 3+4 रिप्लेस हो जाता है किससे? इसके रिजल्ट से। 3+4 का जो रिजल्ट आया दैट इज 7, तो ये 7 हो गया, तो ये एक्स साइन 7 लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व होगा तो सेलेक्ट हो जाएगा या तो कोड 1 या कोड 2, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा कोड 1 या कोड 2 से। तो एक्स साइन या तो कोड 1 है या एक्स साइन कोड 2 है, दोनों में से कुछ एक। पर इफ एल्स में ऐसा नहीं होता। समझ में आया? चलो अब इस पर बेस्ड वही प्रोग्राम दोबारा बनाते हैं, लेकिन सिंगल लाइन इफ एल्स से बनाएंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। बताइए, सिंगल लाइन में बनाना है, बना पाएंगे सिंगल लाइन में? एलिफ क्यों आएगा बेटा बीच में? एलिफ थोड़ी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, एलिफ तो पढ़ लिया हमने। सिंगल लाइन इफ एल्स है, इसमें एलिफ नहीं आता। बहुत ही सिंपल है। क्या लिखोगे बताओ? देखो, पहले तो मुझे क्या करना है, यूजर से एक नंबर एंटर कराना है। तो मैंने नंबर एंटर कराया, इनपुट फंक्शन को कॉल किया, उसमें मैंने लिख दिया एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर। अब इसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने इसको इंट में कन्वर्ट भी कर लिया। अब इंट में कन्वर्ट कर लिया तो ये जो रिजल्ट आया, या तो मैं इसे किसी वेरिएबल के अंदर रख दूं, और या फिर मैं डायरेक्टली यहीं पर इसको कंपेयर करा दूं 0 के साथ, और यहां पर लगा दूं इफ, यदि ये कंडीशन ट्रू आती तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो मैंने यहां पर लिख दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, एल्स यहां पे लिख दिया नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। क्लियर? पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। आया समझ में कि नहीं आया? सिंगल लाइन इफ एल्स है, हाँ, लेकिन इससे प्रिंट थोड़ी होगा। अरे ओमकार, बता तो दिया बेटा कोलन नहीं आता इसमें, फिर क्यों पूछ रहे हो दोबारा? हम्म
तो प्रिंट फंक्शन से होगा ना, प्रिंट तो हमने लिखा ही नहीं है, प्रिंट भी तो लिखना है ना। चलो तो मैं लिखता हूं प्रिंट, बस हो गया, ये बन गया प्रोग्राम सिंगल लाइन में। कहाँ स्पेस चाहिए आपको, कौन सी जगह स्पेस चाहिए सचिन? जहां चाहिए वहां पे दे दिए मैंने। देखो यहां करके बताता हूं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इनपुट फंक्शन, इसमें लिख दिया इंटर नंबर। अब इस इनपुट फंक्शन में जो कुछ लिखा है उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, हो गया कन्वर्ट। इसको कंपेयर कर दिया जीरो से, ठीक। यहां लिख दिया इफ के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे पॉजिटिव प्रिंट कराना है ना, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में हम लिखेंगे नॉन पॉजिटिव, ठीक। ओके, अभी इसको चाहो तो नीचे कर देता हूं, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देता हूं। एक लाइन में प्रोग्राम हो गया। मैंने क्या बोला था, पाइथन इज नोन फॉर प्रिसाइज कोडिंग। अभी आप इसको 3-4 लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन फिर ये काम तो तुम सी में भी कर सकते हो। पाइथन सीखने का अगर फायदा उठा रहे हो तो सी के जैसे प्रोग्राम मत बनाना। प्रिसाइज कोडिंग के लिए हमेशा थोड़े एफर्ट लगाना कि कैसे हम ये कोड को कम से कम लाइन में लिख सकते हैं। अगर तुमने ऐसा एफर्ट लगाया तो तुम पाइथन की उस फीचर को अडॉप्ट करने लगोगे जिसके लिए पाइथन इतनी फेमस है। करें इसको, रन करें, देखो ये मैंने यहां पे रन किया, एंटर अ नंबर, नंबर एंटर कर रहे हैं। जैसे मैंने नंबर एंटर किया 4, उसने बोल दिया पॉजिटिव। या एंटर किया मैंने 0 तो उसने बोल दिया नॉन पॉजिटिव। या नंबर एंटर किया -3 तो उसने बोल दिया नॉन पॉजिटिव। क्लियर? अंकुश बिल्कुल कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, लेकिन सिंगल लाइन में तो नहीं होगा ना। यहाँ पे मैंने इनपुट भी ले लिया, प्रिंट भी करा दिया, वहां पे ऐसा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल युवराज, ऐसा भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने किया वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पवन कुमार एरो की से नेस्टेड इफ एल्स, पाइथन में भी आप नेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने लिखा इफ, कोई कंडीशन लिखी, कोलन लगाया, और इंडेंटेशन के साथ आप कोड लिख रहे हो। जरूरत पड़ने पर एक और इफ इसके अंदर लिखना है तो लिख सकते हो, कोलन लगाओ, इसका ब्लॉक बना दिया। आया समझ में? हो सकता है कि यहां पर आप एल्स भी लिखो, इसका ब्लॉक बन गया। ये ब्लॉक के बाहर के स्टेटमेंट हो सकता है, पहले वाले इफ का एल्स ये वाला हो और ये इसके स्टेटमेंट हो गए। तो आपने इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स लिख लिया, एल्स ब्लॉक के अंदर भी इफ एल्स लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। अब ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्लियर? सिंगल लाइन में एलिफ यूज नहीं होता है, ठीक।
ओके, आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग असाइनमेंट को ट्राई करना। और देखो, कल शाम को 7 बजे से 8 बजे डाउट हैंडलिंग होगी, और उसमें असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 के डाउट्स हैंडल किए जाएंगे। और आपको समय दिया जा रहा है कि असाइनमेंट नंबर 4, 5, 6 जो होगा, और भी आगे का आपको मिल जाएगा। तो इन असाइनमेंट्स को अब आप ट्राई करिएगा। क्लियर है? आप ट्राई करिएगा। थोड़ा समय तो आपको मिलना चाहिए। अभी आपको अगर असाइनमेंट दिया है और आपने उसको ट्राई ही नहीं किया और उसके डाउट्स बता दें, तो वो भी गलत है। हम चाहते हैं कि आप असाइनमेंट को कम से कम सॉल्व करने के लिए 4-5 दिन का समय तो ले लो। अगर उसके बाद भी कोई नहीं करता है तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है कि वो नहीं करना चाह रहा होगा, शायद उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो वो यहाँ दान करने के लिए आया है। और यदि वाकई में इच्छा है कि नहीं, हमको कुछ सीखना है, पढ़ना है, तो वो समय निकालेगा और असाइनमेंट को सॉल्व करेगा। और देखो, असाइनमेंट के सोल्यूशन जान लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें फायदा होगा अगर असाइनमेंट का सोल्यूशन तुमसे खुद से बनेगा। तो पहले इतना ट्राई कर लो कि तुम संतुष्ट हो जाओ कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई कर लिया, उसके बाद ही तुम डाउट पूछो। तो इसके लिए कल जो डाउट हैंडलिंग क्लास होने वाली है शाम को 7 से 8, उसमें इसी इसी में होगी, मतलब अलग से कुछ नहीं है। जो आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट होनी है वो 7 बजे स्टार्ट होगी, बस इतना है। क्लास सेम रहेगी। गिटअप के लेक्चर्स में अपलोड करवा रहा हूँ अभी। सैटरडे संडे सब लोग बहुत बिजी होते हैं, तो उसके सैटरडे संडे के बाद ही अपलोड होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, सबके डाउट्स कॉमन ही रहते हैं, देखो, तो हो जाएगा कल। ओके, एक और चीज देख लेते हैं। एक और चीज देख लेते हैं, मैच। ये नई चीज है, ये पाइथन में पहले नहीं थी। ये नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में समझ लो, मैच। ठीक है। मैच को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कीवर्ड। मैच को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कीवर्ड। मतलब है ये कीवर्ड, पर वो तुम्हें 35 कीवर्ड्स के लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मली तुम मैच को एक वेरिएबल नेम के तौर पे भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते, पर मैच एक ऐसा कीवर्ड है जिसको तुम वेरिएबल नेम के तौर पे भी यूज कर सकते हो। इसीलिए उसे सॉफ्ट कीवर्ड कहते हैं। क्लियर है? उसको सॉफ्ट कीवर्ड बोलते हैं। एनीवेज, तो अभी मैच का सिंटेक्स कैसा है उसको समझो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्विच केस है। पहले आप लिखते हो मैच कीवर्ड, उसके बाद आप कोई एक्सप्रेशन इस जगह पर लिखोगे, और उसके बाद लगाओगे कोलन, और अब मैच का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैच का ब्लॉक है, तो आपने इंडेंटेशन के साथ लिखना स्टार्ट किया। मैच ब्लॉक के अंदर आप कीवर्ड लिखते हो केस। तो यानी यहां पर एक कीवर्ड यूज हो रहा है मैच, एक कीवर्ड यूज हो रहा है केस। तो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा सी लैंग्वेज में स्विच पढ़ते हैं, पर जिन्होंने स्विच नहीं पढ़ा है, आप भूल जाओ इसको। मैं सिर्फ मैच की बात कर रहा हूं। तो मैच के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा है, अगेन बोलूंगा, पैरेंथेसिस लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट नहीं होता, बल्कि एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में इवैल्यूएट होता है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू जिस केस के आगे लिखे कांस्टेंट से मैच करेगी, कंट्रोल सीधे जंप करके उस केस पर चला जाएगा। समझ में आया? मैच जो केस के आगे लिखा कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच कर रहा है, कंट्रोल सीधे जंप करके उस वाले केस पर पहुंच जाएगा। अगर कोई भी केस के आगे लिखा कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं होता है,
तो इनमें से कोई भी केस नहीं चलेगा और मैच ब्लॉक के बाहर चले जाएंगे, बाहर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो चलेंगे। ठीक है। ब्रेक एक कीवर्ड है, जैसे सी में भी था। मैं ये लाइन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जिन लोगों को सी लैंग्वेज आती है उन्होंने ब्रेक कीवर्ड पढ़ा है और उन्हें ये मालूम है कि स्विच केस में ब्रेक यूज होता है, लेकिन यहां पर ब्रेक मैच में यूज नहीं होता है, केवल लूप में यूज होता है। अब जिन लोगों ने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस वगैरह नहीं पढ़ी है उनको इस स्टेटमेंट को अभी इग्नोर कर देना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ब्रेक क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट का भी अभी उनके लिए कोई मतलब नहीं। आगे हम पढ़ेंगे ब्रेक का मतलब क्या होता है, ये लूप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इधर ब्रेक यूज नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, इसको इसको चला के भी मुझे बताना पड़ेगा, एक एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग भी है, देखो मतलब स्विच से थोड़ा सा अलग भी है, तो मुझे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। इसको मैं वापस से राइट में कर देता हूं। ओके, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया x और यूजर से एक नंबर इनपुट कराता हूं, एंटर अ नंबर। अब यूजर तो नंबर कुछ भी एंटर कर सकता है, मैंने लिखा मैच, और अभी जैसे मैंने मैच लिखा है, मे बी ये वेरिएबल भी हो सकता है मैच के अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूं और मैं लिख दूं प्रिंट मैच, है ना। तो मैच यहां पर तो एक वेरिएबल के तौर पे यूज हो गया ना। जैसे ये मैंने रन किया, एंटर नंबर, कुछ भी नंबर एंटर कर दो, और वो उसने 4 प्रिंट कर दी। एक्चुअल में मैंने जो एंटर किया वो 4 नहीं, इसने तो मैच के अंदर जो 4 रखा है उसको प्रिंट कर लिया। अगर यहां पर कोई और कीवर्ड को वेरिएबल नेम के तौर पे यूज करते, जैसे जैसे तुम इफ को, इफ एक कीवर्ड है ना, उसको तुम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज करते तो ये गलत होता, दिस इज एरर। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। पर तुम मैच को वेरिएबल के रूप में यूज कर पा रहे हो, ये बात समझो। क्यों? क्योंकि मैच और केस दोनों सॉफ्ट कीवर्ड कहलाते हैं। ये नई टर्म है, ये तुम्हें सी सी प्लस प्लस जावा में सुनाई नहीं देगी, ये पाइथन में ही है, सॉफ्ट कीवर्ड। ठीक, तो मैच को मैं वेरिएबल के रूप में भी यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने मैच एक्सप्रेशन लिखा है ऐसे, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं केस, उसके बाद मैंने कोई कांस्टेंट लिख दिया लाइक 1, उसके बाद मैंने लिख दिया है कुछ कोड जैसे कि प्रिंट 1, और फिर मैं लिख देता हूं केस 2, और यहां लिख देता हूं प्रिंट 2, यहां लिख देता हूं केस 3, यहां लिख देता हूं प्रिंट 3। एक और केस लिख देते हैं केस 4, यहां लिख दिया प्रिंट 4। ठीक है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, एंटर नंबर। अभी मैंने नंबर एंटर किया 3, क्या होगा बता सकते हो? मैंने 3 एंटर किया है तो क्या होने वाला है? देखो, जिन लोगों ने सी लैंग्वेज में स्विच केस पढ़ रखा है वो कहेंगे कि केस 3 में जाएंगे, प्रिंट करेंगे 3, और उसके बाद 4 भी प्रिंट कर देंगे क्योंकि ब्रेक नहीं लगा है। ठीक है, पर वो सी लैंग्वेज का रूल था, यहां उसको अप्लाई मत करो। यहां पर मैच केस के अंदर ब्रेक यूज नहीं होता है। यहां जैसे सी में होता था कि स्विच करके हम जिस केस पे जाते थे उसके आगे का सारा कोड चलता था, लेकिन यहां पर मैच करके जिस केस पे जाते हैं बस उसी केस का कोड चलता है, बाकी केस का कोड नहीं चलता।
समझ में आया? तो ये केवल 3 प्रिंट करेगा। समझ में आया? केवल 3 प्रिंट कर रहा है। थोड़ा सा गैप लाने के लिए एक प्रिंट लिख रहा हूं, प्रिंट में कुछ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लाइन वो न्यू लाइन पर कंट्रोल को पहुंचा देगा, इसलिए एक गैप नजर आएगा। मैं इस बार 2 एंटर कर रहा हूं तो केवल 2 प्रिंट कर रहा है। समझ रहे हो ना? ये गैप जो दिख रहा है ये लास्ट वाले प्रिंट फंक्शन के कारण दिख रहा है। अगर मैं फिर से रन करता हूं, इस बार मैंने 1 एंटर किया तो केवल 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक। अच्छा, अगर मान लो मैंने कुछ ऐसी वैल्यू एंटर करी जो ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, जैसे मैंने एंटर कर दिया 8, तो क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि चारों में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ है। पर आप चाहते हो कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में भी हम हैंडल करें, तो फिर आप वाइल्ड कार्ड को यूज करते हो। आप लिखते हो केस अंडरस्कोर कोलन। ये डिफॉल्ट की तरह काम करता है। यहां पे लिखा प्रिंट, मैं लिख देता हूं डिफॉल्ट, कुछ भी लिख दो, है ना, अपना नाम लिख दो, जो भी लिखना है। देखो इसको रन करके बताता हूं। एंटर अ नंबर, मैंने 8 एंटर किया तो अब क्या आ रहा है? डिफॉल्ट, मतलब केस स्पेस देकर अंडरस्कोर लिख रहे हो, नंबर लिखने की बजाय अंडरस्कोर लिख दिया तुमने, तो ये है डिफॉल्ट। क्लियर? ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप केस एक सीक्वेंस में लिखें, मतलब हो सकता है आप केस 2 पहले लिख दें, केस 3 उसके बाद लिख दें। यहां पर आपने केस 10 लिख दिया, यहाँ पे आपने केस -3 लिख दिया। समझ में आ रहा है? मतलब कोई सीक्वेंस मेंटेन करना है ऐसा भी नहीं है, नंबर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, पर डिफरेंट होने चाहिए। मतलब इस केस के आगे लिखा कांस्टेंट अलग होना चाहिए, इस केस के आगे लिखे कांस्टेंट अलग होना चाहिए, सभी केस के आगे लिखे कांस्टेंट अलग अलग होने चाहिए, तब वो अलग अलग पहचाने जाएंगे। तो अभी मैं इसको फिर से चलाता हूं। इस बार मैंने एंटर किया -3, तो 3 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि -3 वाला केस में हमने प्रिंट 3 लिख के रखा हुआ है। तो केस की वैल्यू जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। समझते हो ना? कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अरे शुरुआत में पढ़ चुके हैं बेटा, वेरिएबल में जो रखते हैं वो कांस्टेंट ही तो है। प्रोग्राम जो बनाते हैं वो कांस्टेंट को हैंडल करने के लिए तो होता है, डेटा इज कांस्टेंट। पुरानी क्लास देखो जरा, मैं सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, एक और फर्क क्या है, यहाँ पर पॉइंट में भी आप दे सकते हो, और हो सकता है कि सब अलग अलग तरह के हों, जैसे ये एक स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे हमने बुल टाइप की वैल्यू दे दी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सभी सेम टाइप के हों ये जरूरी नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंट थोड़ी लिखूंगा, क्योंकि अगर इंट लिखूंगा तो वो तो हमेशा इंट में ही कन्वर्ट कर देगा ना। क्या लिखना चाहिए मेरे को, बता सकते हो? वेरी गुड प्रियांश, वेरी गुड। अरे तुम लोगों में से कुछ लोग तो पढ़े हुए लोग हैं, वॉइड कहां से आ गया इसमें? इवैल फंक्शन को यूज करेंगे। देखो इवैल फंक्शन बड़ा स्मार्ट है। जो इनपुट ने स्ट्रिंग रिटर्न करी है, वो देखता है कि उस स्ट्रिंग के अंदर डेटा किस टाइप का है, उस टाइप में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा स्मार्ट है ये। जैसे मैं यहाँ पर ये भी प्रिंट करा देता हूँ, व्हाट इज द टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ, जैसे मैं लिख दिया टाइप फंक्शन और उसमें एक्स। ठीक है ना? तो क्या 2 चीजें प्रिंट हो जाएंगी? ये देखो, किसी भी केस में जाएंगे हम लोग, टाइप भी प्रिंट करेंगे एक्स का। देखो इसमें देखो ना, दिख तो रहा है, कितने सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ये देखो मैंने एंटर नंबर किया, अभी मैंने एंटर किया 2.1, तो इसने पहला वाला केस मैच हो गया, उसको चला दिया, 1 प्रिंट कर दिया, और उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया कि एक्स का टाइप क्या है, फ्लोट है। फिर से रन कर रहा हूं,
इस बार मैंने एंटर कर दिया है ट्रू, तो इसने केस चौथा वाला केस चला दिया। देखो 4 प्रिंट हो रहा है और टाइप हो गया बूल। क्लियर है? फिर से रन करता हूं। मैंने दिया 3, तो ये सेकंड वाला केस चल गया। क्लियर है ना? हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि इवाल फंक्शन काफी स्मार्ट है, और इस फंक्शन की मदद से आप वैरायटी ऑफ डेटा टाइप इनपुट करा सकते हो। अच्छा, आपने जो सी लैंग्वेज में अगर स्विच पढ़ा है तो उसमें आपने देखा रियल कांस्टेंट्स आप केस में नहीं लिख सकते, यानी पॉइंट वाले नंबर्स नहीं लिख सकते, पर पाइथन में आप लिख पा रहे हो। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए दो केसेस की वैल्यू सेम है, जैसे ये भी 2.1 कर दो, अभी दो केस है ना, दोनों में सेम वैल्यू रखी, तो पाइथन में, सी लैंग्वेज में तो एरर आ जाती थी, C++ जावा में ऐसा करोगे तो एरर आएगी। पाइथन में ये एरर नहीं, गलत ये भी है लेकिन ये एरर नहीं। देखो अभी मैंने 2.1 एंटर किया, तो इसने कौन सा वाला चलाया? पहला वाला चलाया। यानी अगर एक से ज्यादा केसेस सेम कांस्टेंट वैल्यू वाले हैं, तो जो सबसे पहले मिलेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, वो चलेगा। क्लियर? तो दो केस सेम रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला तो कभी चलना ही नहीं है। तो ये गलत तो है ही, लेकिन एरर नहीं है। और क्या होता है, जो पहला वाला मैच मिल जाता है उसको चला देते हैं। ठीक है। इवैल में जो स्ट्रिंग देते हो वो बता देता है उसके टाइप के हिसाब से। 3 लिखा तो वो इंट टाइप का माना जा रहा है ना। इवैल एक फंक्शन। याद है पिछली क्लास का? देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये इवैल फंक्शन है ना, इवैल फंक्शन है और इसके अंदर मैंने लिख दिया 3। देखो इवैल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट ऑलवेज स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है ये इवैल फंक्शन बताता है। आया समझ में? तो इसने 3 को इंट टाइप का बना दिया। अगर मैं इवैल फंक्शन के अंदर 3.5 लिखूंगा तो उसे फ्लोट टाइप का बना देगा। क्लियर हो रहा है? अगर इवैल फंक्शन के अंदर मैंने लिखा 3+4j, पर मैं दे रहा हूं एज अ स्ट्रिंग, ये उसको कॉम्प्लेक्स टाइप का बना के रिटर्न करेगा। समझ में आया? ठीक है। इनपुट की टाइप कास्टिंग हमेशा इवैल से क्यों नहीं कराते? स्ट्रिंग इनपुट में प्रॉब्लम जाएगी। अब मैं अगर चाहता हूं कि नहीं, ये जो है जैसे मैंने कहा इवैल है ना, और उसमें मैंने 3 एज एन इनपुट दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसे स्ट्रिंग माना जाए, तो उसे स्ट्रिंग नहीं मान रहा, उसे इंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। समझ में आया? मैं चाहता हूं कि 3 को एज अ स्ट्रिंग माने वो, पर वो नहीं मान रहा। इवैल का जो बेसिक नेचर है उसके हिसाब से वो इसको इंट में कन्वर्ट कर रहा है। ये प्रॉब्लम, और ये यहां पर भी हमको दिक्कत जाएगी। जैसे -3 है ना, तो -3 कैसे एंटर करूं कि उसे स्ट्रिंग माना जाए?
बताओ, -3 कैसे एंटर करूं? अगर मैं लिखता हूं डबल कोट्स में -3, हाँ, तो वो ले लेगा। तो मुझे डबल कोट्स भी लगाना पड़ रहा है। आया समझ में? डबल कोट्स भी लगाना पड़ रहा है। पर अब एक यूजर से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो डबल कोट्स लगा के एंटर करेगा। समझ में आई प्रॉब्लम? यूजर से तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डबल कोट्स लगाएगा भाई? कभी कभी कहीं पर तुम डेटा एंटर करते हो तो तुम थोड़ी डबल कोट्स लगा के स्ट्रिंग एंटर करते हो। अल्फाबेट डालोगे तो उसे स्ट्रिंग मानेगा वो, लेकिन डिजिट्स एंटर कर रहे हो, नंबर एंटर कर रहे हो, तो फिर उसे स्ट्रिंग थोड़ी मानेगा, उसे इंट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? यहाँ टाइप कास्टिंग नहीं होती, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन फंक्शंस है। इवाल में 3 ABC डालेंगे तो क्या होगा? 3 ABC डाल देंगे तो उसे वो, देखो, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। 3 ABC नहीं दे सकते, है ना? यहाँ पे अगर आपने दिया 3 ABC तो उसको इवेलुएट नहीं कर पा रहा है वैसे भी ये। हाँ, अब आप बोलते हो कि नहीं, इसे स्ट्रिंग मान लिया जाए, तो स्ट्रिंग तब मान लेंगे जब आप उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में दोगे। ठीक है? एनी अदर डाउट? ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैच एंड केस आर सॉफ्ट कीवर्ड्स, दे आर नॉट रिजर्व्ड वर्ड्स, मतलब ये कीवर्ड्स नहीं है। ठीक है? दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज कीवर्ड्स व्हेन, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज कीवर्ड्स व्हेन पार्ट ऑफ अ मैच स्टेटमेंट और केस ब्लॉक ओनली। मतलब जब आप प्रॉपर मैच केस वाला ब्लॉक बना के लिखते हो तब उन्हें कीवर्ड की तरह ट्रीट कर लिया जाता है, अदरवाइज वो कीवर्ड्स नहीं है। समझ में आया? और डुप्लीकेट केस मतलब दो केस की वैल्यू सेम हो जाती है तो फर्स्ट वाले मैच को ही वर्क कराता है, बाकी नहीं। ठीक, तो ये भी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। हम्म। तो चलिए भाई, आज की क्लास तो हमारी एंड हो गई। अब कल क्लास रहेगी आपकी शाम को 7 बजे। अब पूछ लो क्या पूछना है। बूट कैंप में आईओटी कब से स्टार्ट होगा? अभी लगेगा उसको, 2 महीने तो लगेंगे। पाइथन का सेक्शन कब खत्म होगा? पाइथन का तो पूरा कोर्स ही है, पूरे में पाइथन ही चलता रहेगा। आप कोर पाइथन की बात कर रहे हो? कोर पाइथन में 1 महीना तो लगेगा। मैच 3.8 में वर्क नहीं करेगा, वो 3.10 में ही शायद इंट्रोड्यूस हुआ है। आज बहुत डाउट हो गए क्लियर क्लास में, अच्छी बात है। इंटर्नशिप आप कभी भी कर सकते हो, आप डैशबोर्ड में देखो, ऑप्शन मिलेगा आपको। अभी तो देखो क्या है कि एक अगर तुम लोगों को पाइथन अच्छे से आती हो तो मेरे पास तो जॉब ऑफर्स भी हैं। अब इनफैक्ट नवीन सर ने भी एक पोस्ट किया है, लेकिन अभी आप लोग सीख ही रहे हो तो थोड़ा सा सीख लो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं।
नेम एरर दे रहा है स्ट्रिंग लेते वक्त। हाँ तो डबल कोट्स में दीजिए। असाइनमेंट के डाउट्स कल डिस्कस होंगे शाम को 7 बजे। तो कल आपकी क्लास 8 बजे की जगह 7 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। 1 घंटे तक आपके डाउट्स हैंडल होंगे, उसके बाद हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको नेशनल प्रोग्रामर टीचर घोषित करने के लिए क्या करना होगा सर? नहीं, वेरिएबल का नाम 3ABC नहीं है, वो तो स्ट्रिंग में हम दे रहे हैं ना 3ABC। ओके डन। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में हम लोग लूप वाला पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। कल अभी डिसीजन कंट्रोल के डाउट्स हैंडल नहीं होंगे, तो डिसीजन कंट्रोल को आपको करने के लिए अभी समय दे रहा हूं। कल की क्लास में लूप भी पढ़ा दूंगा तो उसके भी क्वेश्चंस होंगे। तो अब आपके पास असाइनमेंट्स एकदम से बहुत सारे आने वाले हैं, तो मैं बोलूंगा थोड़ा स्पीड दिखाइएगा, फास्ट कोशिश करिएगा कि आप काम को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट।